नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है जीव विज्ञान अध्याय 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है पेज नंबर 37 तक एनसीईआरटी बायोलॉजी पेज नंबर 37 तक आप पढ़ चुके हैं। आज पेज नंबर 38 से आप पढ़ेंगे। आज की हेडिंग है बीज। बीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान से समझें। पेज नंबर 38 बीज। इससे पहले जो है आप जो है निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाओं के बारे में, भ्रूणपोष के बारे में और भ्रूण के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, भ्रूण के बारे में आपको बताया गया था। भ्रूण जो है एक बीजी द्विबीजपत्री। ठीक है, भ्रूण कैसे बनता है तो इसमें आपको बताया गया यह एक भ्रूणकोश है जिसके अंदर निषेचन होता है, दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन का कारण एक जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है 2n, और एक प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है 3n। ठीक है, और इसके साथ ही प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनती है। फिर जो है इसमें डिवीजन शुरू होता है, युग्मनज जो है डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद गोलाकार भ्रूण बनता है, हृदयाकार भ्रूण बनता है, और एक परिपक्व यह भ्रूण है जो किसका है, द्विबीजपत्री का है। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें एक द्विबीजपत्री इस भ्रूण के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें जो है इसके दो भाग हैं, यह हिस्सा और यह हिस्सा, जिसमें दो बीजपत्र होते हैं और एक बेलनाकार प्रोटीन होता है, जिसमें ऊपर प्रांकुर, बीजपत्राधार, मूलांकुर और मूलगोप होते हैं। एक बीजपत्री में यह फिगर आपका एक घास का है। इसमें आपने भ्रूण देखा, इसके जो है अलग अलग पार्ट नहीं है। सबसे ऊपर जो है स्क्रूटेलम, उसके बाद यह जो बीच वाला हिस्सा परोशीर्ष है, जिसे प्रांकुरचोल भी कहते हैं। प्रांकुरचोल, परोशीर्ष, ठीक है, अधिकोरक, और इसमें मूलांकुर, मूलगोप और मूलांकुर चोल। सबसे निचला हिस्सा है आपका मूलांकुर चोल, उसके ऊपर है मूलगोप और मूलांकुर। ठीक है, यह आपका एक बीजपत्री घास का भ्रूण का फिगर है। ठीक है, यह सब आप पढ़ चुके थे भ्रूणपोष और भ्रूण के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में। आज जो है आपको बीज के बारे में पढ़ना है। बीज। बीज आप ध्यान से देखो। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के बाद जो है लास्ट में क्या बनता है, बीज बनता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज को आप निषेचित बीजांड के रूप में भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम रिजल्ट क्या होता है, अंतिम परिणाम बीज होता है, और बीज को प्राय एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। बीज जो है वो फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है, बीज पत्र होता है, तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है, जिसे अखुआ कहते हैं। तो एक बीज में विशिष्ट रूप से क्या होता है, बीज के ऊपर का छिलका बीज आवरण, बीज के दो दाल बीज पत्र जिसको कहते हैं, और एक भ्रूण अक्ष जिसको अखुआ कहते हैं। ठीक है, अब भ्रूण का बीजपत्र अगर देखा जाए फिगर में कैसा होता है, तो भ्रूण का बीजपत्र का एक सरल संरचना देखें ध्यान से। यह आपका बीजपत्र है, कुछ बीजों का यहाँ पे फिगर बना हुआ है भ्रूण का। इसकी एक सरल संरचना फिगर आप देखें, यहाँ पर एक सेम का बना हुआ है जिसमें दो बीजपत्र हैं। बीजपत्र क्या करेंगे तो यह आपका बीजांड द्वार है। ठीक है, तो यह एक बीजपत्र का फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, और यह बीजांड द्वार। तो ये बीज की संरचना, यहाँ पर एक बीज की संरचना आप देखो, इसको काट के फिगर बनाया गया है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ बीज आवरण है। ठीक है, बीज आवरण है। फिर आप देख रहे हो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष है, और यह आपका बीज पत्र है। ठीक है, और यह देखें ध्यान से, यह बीज पत्राधार का मूल अक्ष है। बीज पत्राधार का यह मूल अक्ष है आपका। यहाँ फिगर देखें, यह आपका देखें ध्यान से, यह बीज पत्राधार का मूल अक्ष है। यह परोशीर्ष है आपका, परोशीर्षस्थ है, और यह मूलाग्र है। ठीक है, यह फिगर एक बीज का है। यहाँ पर देखें, यह भी एक बीज का फिगर है, गेहूं का है। इसमें देखें, इसके अनुप्रस्थ काट में आप देखो, सबसे बाहर की ओर फल भित्ति है, उसके बाद भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष। ठीक है, यह स्कूटेलम, ठीक है, प्रांकुर चोल, प्रांकुर, मूलांकुर और मूलांकुर चोल। ठीक है, यह जो है एक भ्रूण का फिगर है जिसमें गेहूं का है। अब यहाँ पे देखो एक फिगर और दिया हुआ है, इसमें
इसमें देखें ये अलग अलग टाइप्स के बीज हैं। इसमें बीज आवरण सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, उसके बाद बीज पत्र है, भ्रूणपोष नीचे की तरफ, मूलाग्र, ठीक है, बीज पत्राधार का मूल अक्ष है, परोस शीर्षस्थ का विभाज्य यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरह से अ वाले फिगर में आपने देखा अलग अलग टाइप्स के बीज यहाँ पर फिगर में बने हुए हैं, जिनके अलग अलग संरचना के बारे में आपको बताया गया। यह सब बीज जो है अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बीजांड जो है बीज में कन्वर्ट हुआ है, अर्थात यह सत्य बीज है, ठीक है ना। ये सत्य फल में ऐसे बनेंगे। असत्य फल का भी बीज यहाँ पर दिया गया है, जैसे जो अंडाशय से फल नहीं बनते हैं उनको असत्य फल कहते हैं, जो अंडाशय से बनते हैं उनको सत्य फल कहते हैं। तो यह जो आपने फिगर देखा यह सब सत्य फल वाले थे, उनके बीज थे। और यहाँ देखो सेव का फिगर है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, सेव, ये सब आभासी फल हैं, ठीक है। यह सत्य फल नहीं है क्योंकि यह अंडाशय से नहीं बनते हैं, इसलिए इनको सत्य फल में नहीं रखा गया है। इसमें आप देखो सेव के बीच में पुष्पासन को दिखाया गया है, दोनों का पुष्पासन, ठीक है। अंड बीज को दिखाया गया इसमें, दोनों में अंड बीज को अंतः फल भित्ति, ठीक है, और मध्य फल भित्ति को दिखाया गया। यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी का फिगर है, देखें स्ट्रॉबेरी का जो एकीन है, ठीक है, एकीन, और बीच में है इसका पुष्पासन। तो यह किस में रखा गया है, यह जो है आभासी फलों में है दोनों, ठीक है, और यह सत्य फल का उदाहरण है। अब आप देखते हैं क्या लिखा गया बुक में आपके। तो आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है, बीज होता है। आवृत बीजों में लैंगिक जनन होगा तो क्या बनता है, बीज बनता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं, बीज जो है वो फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है, बीज पत्र होता है, और एक भ्रूण अक्ष, अखुआ जिसे कहेंगे, समाहित होता है। भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होती है, जैसा कि फिगर में आपने देखा, प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई स्थूल होती है। बीज जो है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल रहते हैं, इसलिए कारण वह बीज क्या होता है, फूला रहता है, स्थूल होता है, ठीक है, जैसा कि लेगुमिनस प्लांट्स में होते हैं बीज। परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस अथवा एल्बुमिनस हो सकता है। जो मैच्योर सीड्स हैं, परिपक्व बीज हैं, वह बिना एल्बुमिनस के या फिर एल्बुमिनस के हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है। जो गैर एल्बुमिनस बीज हैं उनमें अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है। तो गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्यों? क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्ण रूप से यूज हो जाता है, जैसे मटर और मूंगफली में, ठीक है। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ हिस्सा जो है बचा रह जाएगा, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान इसका कंप्लीट रूप से यूज नहीं होता है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड, सूर्यमुखी आदि में। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च, चुकंदर में बीजांडकाय न्यूसिलस भी शेष रह जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे काली मिर्च, चुकंदर में बीजांडकाय अर्थात न्यूसिलस भी शेष रह जाता है, ठीक है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूण पोष होता है। जो अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय है वो क्या होता है, परिभ्रूण पोष होता है। आगे देखें, बीजांड अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त रक्षात्मक आवरण बन जाता है। तो आप देख रहे हैं बीजांड जो है, ठीक है, का आवरण जो है बीज के ऊपर, बीजांड का आवरण बीज के ऊपर एक सख्त, ठीक है, मजबूत, हार्ड रक्षात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, ठीक है। तो ऊपर कठोर लेयर बन जाता है, उसमें एक छोटा सा छिद्र केवल रह जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार पर एक छोटे से छिद्र रह जाता है। बीज के अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जो छोटा सा छिद्र रहता है वह बीज के अंकुरण के समय उसी के रास्ते उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। जैसे जैसे बीज मैच्योर होगा उसमें जल की मात्रा क्या होगी, घटने लगेगी,
और बीज जो है अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। बीज जो है क्या होता है, जल की मात्रा घटने से सूख जाता है, अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। ठीक है, तो उसमें जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, सामान्य चयापचयी क्रियाएं हैं, वह स्लो हो जाती हैं क्योंकि वह वाटर की कमी होने लगती है और वह सूखने लगता है, जिससे सामान्य चयापचयी क्रियाएं धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और भ्रूण किसमें इंटर कर जाएगा, निष्क्रियता हो जाएगा, जिसे प्रसुप्ति कहेंगे, डॉर्मेंस स्थिति में वो चला जाएगा। भ्रूण जो है निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थिति अगर उपलब्ध हो जाए, जैसे पर्याप्त नमी मिल जाए, आर्द्रता मिल जाए, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान मिल जाए, ठीक है, तो वह क्या होगा, बीज वह अंकुरित हो जाता है। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो वह प्रसुप्ति अवस्था में रहेगा, लेकिन अगर उपयुक्त उसे अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध हो जाएगा तो वह अंकुरित हो जाता है। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाते हैं अंडाशय, ठीक है, जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं बीजांड जो है परिपक्व होकर किसमें चेंज हो जाएगा, बीज में, और अंडाशय जो है किसमें चेंज होगा, फल में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में और अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है, यह दोनों साथ साथ होता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो अंडाशय की जो दीवार होती है वह फल की दीवार छिलका के रूप में बनती है, जिसे क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। तो अंडाशय की दीवार जो है, अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो फल दो तरह हो सकते हैं, या तो वह गूदेदार हो या शुष्क हो। फल जो हैं अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं, अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। ठीक है, फल दो तरह हो सकते हैं, गूदेदार और शुष्क। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों का परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की हैं। ठीक है, तो अलग अलग फल जो हैं अपने बीज जो हैं उनके फैलें, एक से दूसरे जगह बीज जो है पहुँचे, इसके लिए वो अलग अलग विधियां विकसित कर ली हैं। ठीक है, आप फलों के वर्गीकरण और उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या और फलों के अंदर बीजों की संख्या में कोई संबंध है? ठीक है, तो इन सब प्रश्नों के आंसर जो हैं आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछले कक्षाओं में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 40। देखें ध्यान से। चलो, तो फल आपने देखा कि फल जो है गूदेदार और शुष्क होते हैं। कुछ फल गूदेदार होते हैं और कुछ फल क्या होते हैं, शुष्क होते हैं। ठीक है, अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है, अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है, उसमें अन्य पुष्पीय अंश अपहासित और झड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल बनता है, ठीक है, उसके जो अन्य अंश हैं, पुष्प के भाग हैं, वह झड़ जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में, जैसे कि सेब, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या या आभासी फल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब फल जो है पुष्पासन से विकसित हों, फल जो है पुष्पासन भी उसकी भूमिका निभाए, फलों के निर्माण में, फलों की रचना में पुष्पासन की भी महत्वपूर्ण भागीदारी हो, तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, मिथ्या फल कहते हैं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि। ठीक, अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक है, जो फल अंडाशय से विकसित होता है उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होता है, अतः उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है। अधिकतर प्रजातियों में जो फल है वो कैसे बनता है, निषेचन के बाद बनता है। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। अधिकतर प्रजातियों में, हाँ देखें यहाँ पर ध्यान से, यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है। अधिकतर प्रजातियों में फल जो बनता है वो निषेचन होने के बाद बनता है, परंतु कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनमें बिना निषेचन के भी फल विकसित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनमें बिना निषेचन के भी फल विकसित होता है। तो ऐसे फलों को क्या कहेंगे, तो ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। जब फल जो है बिना निषेचन के बनता है
तो ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। ठीक है, अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है। अनिषेक फलन आपको कराना है, बिना निषेचन के फल तैयार करना है, तो यह क्रिया कैसे करेंगे? तो यह क्रिया जो है हार्मोन के प्रयोग से किया जाता है, हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जाता है। और इस प्रकार का फल बीज रहित होते हैं और ऐसे फलों में बीज नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बिना निषेचन के भी फल बनाया जा सकता है, तो ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहेंगे। एग्जाम्पल आपने केला देखा। अनिषेक फलन की वृद्धि कैसे होती है? हार्मोन के प्रयोग से इसको प्रेरित किया जाता है और फल विकसित होता है, और ऐसे फल बीज रहित होते हैं। आगे देखें, बीज आवृतबीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, बीज जो हैं वह आवृतबीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण और निषेचन जल आदि से स्वतंत्र हैं, बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बीज जो है वो आवृतबीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे परागण, निषेचन, जल आदि से यह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है, बीज की रचना जो है काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं। ठीक है, तो बीज जो है नए जगह पे प्रसारण हो उनका, इसके लिए वो पहले से ही लैस होते हैं, बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं, तथा प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। ठीक है, बेहतर रणनीति युक्त होते हैं और प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में बसने में यह मदद करते हैं। ठीक है, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। बीज के अंदर रिजर्व फूड होते हैं, बीज के अंदर जो है पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्प वयस्क नवोद्भिद जब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। तो आप देख रहे हैं कि यह बीज में पर्याप्त पोषक तत्व होता है, पोषण होता है, और वह तब तक जो है अल्प वयस्क नवोद्भिद को पोषण देता है जब तक कि वह प्रकाश संश्लेषण न करने लगे, तब तक उसको भोजन देता है। जब तक कि वह खुआ दे, पत्ते बन जाएं और प्रकाश संश्लेषण न करने लगे, तब तक जो है बीज उसको भोजन देने का काम करता है। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। जो युवा भ्रूण है उनके चारों तरफ जो है कठोर बीज आवरण होता है, जो उससे उनको सुरक्षा मिलती है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं, जो विविधता का रूप लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह बीज जो है लैंगिक प्रजनन के कारण बनते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा जेनेटिक चेंज होता है जो विविधता का रूप लेते हैं। तो आपने देखा कि लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं, जो विविधता का रूप लेते हैं। ठीक है, बीज जो है हमारी कृषि का आधार है। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण और प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीज जो है हमारी कृषि का आधार है, इसलिए बीज को रखने के लिए परिपक्व बीज का निर्जलीकरण हो, उसमें से वाटर कम हो जाए, उसमें यह प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह शांति से पड़ा रहे। यह चीज़ें क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, प्रसुप्त के रूप में पड़ा रहेगा तो उसको पूरे वर्ष आप जो है खाद्यान्न के रूप में यूज कर सकते हैं, और अगले मौसम के लिए फसल के रूप में भी उसको उगाया जा सकता है। ठीक है, क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता हो, खेती की कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप कैसे कल्पना करेंगे कि बीज के बिना जो है खेती कैसे हो पाएगी, और ऐसे बीज जो तुरंत अंकुरित हो जाए उसके बिना खेती कैसे हो पाएगी। तो इसकी कल्पना करना कठिन है। ठीक है, बीज के परिक्षेपण अर्थात छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? अगर बीज को आप खेतों में फेंक दें, छितरा दें, तो वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। बीज जो है छितराने के बाद कितने समय तक जिंदा रहेगा, तो यह टाइम जो है अलग अलग होता है, भिन्न होता है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। कुछ प्रजातियों में बीज जो है अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। ठीक है, लेकिन बहुसंख्यक प्रजातियों में बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम रहते हैं। बहुसंख्यक प्रजातियों में बीज जो है कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं, जीवन क्षम रहते हैं।
कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। विश्व में प्राचीन जीवनक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। देखें ध्यान से उदाहरण, एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन, एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस, ठीक है, आर्कटिकस, एक प्राचीन बीज है ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। यह कहाँ से मिला था? आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसूति के बाद बीज अंकुरित और पुष्पित हुआ था। तो यह बीज जो है आप देख रहे हैं कि आर्कटिक टुंड्रा से खन के इसको निकाला गया था, खनन के दौरान यह मिला था, और यह 10,000 वर्ष के प्रसूति के बाद, शांति के बाद जो है यह अंकुरित होकर पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड जो है 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फायोनिक्स डेक्टिलीफेरा का है। ठीक है, 2000 वर्ष पुराना यह बीज है और वह जीवनक्षम है, फायोनिक्स डेक्टिलीफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल के पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोज में पाया गया था। ठीक है, तो इसको जो है मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल के पुरातात्विक खुदाई के दौरान इसको पाया गया था। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद, अभी तक आपने लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त आपने अध्ययन किया। ठीक है, यह अधिक सार्थक प्रयास है कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। ठीक है, जैसे कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। एक भ्रूणपुटी कोष में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूणकोषपुटी मौजूद होते हैं? ठीक है, एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्रारूपिक विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प होते हैं? और ऐसे ही अन्य प्रश्न। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को आप पूछ के जो है, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखें, क्या आप कुछ ऐसे पादप के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? ठीक है, ऐसे पादप जिनके फल में बहुत ज्यादा मात्रा में बीज उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं। ठीक है, जिसके फल में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। कौन से फल आते हैं इस श्रेणी में? आर्किड फल आते हैं, और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। आर्किड के प्रत्येक फल में कितने बीज होते हैं? 1000 छोटे छोटे बीज होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरोवैंकी, ठीक है, और स्ट्राइगा है। ठीक है, यह परजीवी प्रजाति के फल हैं। ठीक है, ओरोवैंकी तथा स्ट्राइगा। क्या आपने फाइकस अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? ठीक है, क्या आप फाइकस के छोटे बीज देखे हैं? एक छोटे से अंजीर फाइकस के बीज से कितना विशाल पौधा तैयार होता है, विशाल पादप तैयार होता है। ठीक है, प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है। तो आप देखे होंगे अंजीर, गुलर समझिए, गुलर का जो है एक अगर आप फल ले लेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, और एक बीज से कितना विशाल जो है गुलर का, ठीक है, तैयार होता है, प्लांट तैयार होता है। बरगद का प्लांट तैयार होता है, एक बड़ा सा, उसके बीज बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, संख्या में, लेकिन एक छोटे से बीज से कितना विशाल बरगद का प्लांट तैयार होता है। क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार के लघु बीज ने कई वर्षों तक, ठीक है, इस तरह का विशाल जैसे समूह पैदा किया हो? ठीक है, तो यह सारे प्रश्न थे इस चैप्टर से। ठीक है, आपने इसको पेज नंबर 40 तक आपने पढ़ा। बीज के बारे में आज की हेडिंग थी। अब आपको जो है अगले हेडिंग में, अगले वीडियो में आसंग जनन और बहुभुरता के बारे में पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 41। तब तक जो है जो आपको पढ़ाया गया उसको दोहराइए। ठीक है, वीडियो को बार बार देखें, समझिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।